नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश द जेकेएम थ्योरी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के ग्रुप सी का जो पेपर हुआ था 2020 जनवरी के अंदर, उसके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि जितने भी एग्जाम आगे आने हैं, फर्स्ट ग्रेड का जो वापस एग्जाम होना है, उनमें जो मैथ और रीजनिंग का जो पैटर्न है वो लगभग सेम चलता है। इसीलिए इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपके सपने को पूरा करने के लिए हम बिल्कुल सटीक तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि दिए गए अनुक्रम में अगला पद है। या मैंने अनुक्रम दे रखा है एक 8, 10, 18, 44 और 124, और हमें अगला पद निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, एक निश्चित नियम चलता है। एक निश्चित अंतर हो सकता है, निश्चित योग हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे कि इनमें निश्चित अंतर क्या है। जैसे 8 और 10 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 10 और 18 में 8 का अंतर है। 18 और 44 में 26 का अंतर है। 44 और 124 में 80 का अंतर है। अब आगे देखो, तो यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये निश्चित नियम से आगे बढ़ रहा है क्या? 2 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 26। अब देखो यहाँ पे अगर अपन योग देखें तो 2 में 6 जोड़े तो 8 आता है, तो 8 में या तो 6 या 12 कोई गुणा कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए, या फिर गुणा देखें तो 2 चौके 8 तो 8 चौक 32। जब ऐसा हो जाए तो बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चंस में वो थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए डबल बार अंतर निकालना पड़ेगा। तो अपन क्या करें, वापस अंतर निकाल लो। यहाँ पे देखो 2 और 8 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। 8 और 26 में कितने का अंतर है? 18 का अंतर है। 26 और 80 के अंदर कितना अंतर है? 54 का अंतर है। अब देखो यहाँ पे जो संख्या आएगी उसमें कितना अंतर होगा, तो देखो यहाँ पे ये कैसे चल रहा है। 6 का जब मैं 3 गुना करूंगा तो आएगा 18। 18 का जब अपन 3 गुना करेंगे तो क्या आएगा? 54। यानी इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 54 का करना पड़ेगा 3 गुना। तो 54 का 3 गुना कितना हो जाएगा? देखो 3 चौक 12 का 2 हासिल का 1 और 3 बजे 15 और 1 16, 162। यानी यहां पे क्या करना पड़ेगा? 162 80 में जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते अपन, देखो 0 और 2 तो ये हो जाएगा 2, 8 और 6 14 का 4 हासिल का 1 और ये 242 का अंतर होगा 124 और उसके अगले पद में। तो अगला पद क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये अगला पद हो जाएगा 124 में जोड़ेंगे अपन 242। तो 2 4 और 2 6, 2 और 4 6 और 1 और 2 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 366 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। बी ए का भाई है तथा सी ए की पुत्री है, डी बी की बहन है, ई सी का भाई है, तो ई का चाचा कौन होगा? ऐसे क्वेश्चंस में पहले डायग्राम बना लो। देखो ये कह रहा है कि बी ए का भाई है, बी जो है वो ए का भाई है। अब ए कौन है ये तो नहीं पता, लेकिन ए का जो भाई है ये कौन है? बी है, जो कि भाई है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा पीढ़ियों को, जो पीढ़ी होती है उनको एक लाइन में ले लो। जैसे भाई बहन हो गए, इनके मम्मी पापा ऊपर आ जाएंगे, दादा दादी और ऊपर आ जाएंगे, बेटे इनके नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से करेंगे अपन। ये कह रहा है कि तथा सी ए की पुत्री है, जो सी है वो इस ए की पुत्री है, तो ए की क्या हो जाएगी? पुत्री जो है वो कौन हो जाएगी? सी हो जाएगी। एक और ये चीज दे दी अपने को। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि डी बी की बहन है, जो डी है वो इस बी की बहन है। बहन है तो यहीं पे आएगी वो, ये डी हो गई जो कि क्या है? बहन है। ठीक है, आगे ये बोल रहा है कि ई सी का चाचा है, जो ई है वो ई सी का भाई है, जो ई है वो क्या है? इस सी का भाई है, ई। यानी ये तो पुत्री हो गई और ये हो गई, यानी ये दोनों तो भाई बहन हो गई। ये बहन हो गई, ये भाई है, इसका भी कंफर्म पता नहीं चला। आगे कह रहा है ई का चाचा कौन है। अच्छा, ई का चाचा पता लगाना है अपने को। तो देखो ये तो है ई का पिता, और ई का चाचा कौन है? जो इसके पिता का भाई है। यानी कि यहां पे ई का चाचा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न समीकरण में कौन से 2 चिन्ह एवं 2 संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही बन जाएगी। यहाँ पे ये समीकरण दे रखी है अपने को, और इनमें 2 संख्याओं और 2 चिन्हों को बदलना है, और अपने को ये दिखाना है कि यहाँ पे जो LHS है उसका आंसर क्या आ जाना चाहिए? 12 आ जाना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस में अपन क्या करेंगे, सबसे बढ़िया है कि आप ऑप्शन चेक कर लो, फालतू का टाइम वेस्ट ही नहीं है।
ऑप्शन चेक में भी सबसे पहले गुणा और भाग वाला चेक करना है अपने को। तो पहला ऑप्शन ही अपना गुणा और भाग वाला है, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं अपन। तो देखो क्या करना है, 4 और 8 को एक्सचेंज करना है और भाग और गुणा को एक्सचेंज करना है। तो समीकरण लिखो, देखो 4 भाग की जगह क्या आएगा गुणा, तो ये गुणा, 3 यहाँ पे प्लस है तो प्लस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 की जगह क्या लिखना है 8, तो 8 गुणा की जगह क्या आएगा भाग, तो भाग 4 माइनस और 8 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, वी बोर्डमास के नियम से। यदि आपको वी बोर्डमास का नियम नहीं आता है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करें तो सबसे पहले वी बोर्डमास के नियम में डिवाइड सोल्व होगा, तो 4 गुणा 3 प्लस, अब देखो 8 में भाग देना है 4 का, तो 4 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा 2 माइनस 2। अब क्या करते हैं उसमें गुणा करते हैं, उसके बाद में 4 3 12, अब देखो प्लस का 2 और माइनस का 2 तो आपस में कट ही जाएंगे, तो क्या आ गया यहाँ पे LHS का मान 12 और RHS भी क्या है 12, यानी कि पहला ऑप्शन जब अपन रखेंगे तो समीकरण सही हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि बहुपद px बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 के शून्यों की संख्या है, यानी इसके कितने शून्य है, कितने जीरोज है, यानी x का मान क्या रखे कि ये पूरी समीकरण शून्य हो जाए तो ऐसे कितने मान है। देखो इस क्वेश्चन में पूरे के पूरे राजस्थान में से 90% जो टीचर्स है जिन्होंने इसके आंसर की बनाई थी उनका आंसर ही गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया था, सोल्व करते हैं। देखो अपन यहाँ पे देखो, जब भी शून्य निकालने हो तो अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे px का जो है इसको 0 के बराबर रख देते हैं, यानी जो बहुपद है इसको 0 के बराबर रख देते हैं, फिर x के जो भी मान आएंगे वो उसके शून्य हो जाएंगे। तो रख दो भाई 0 के बराबर रखेंगे, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। अब देखो x माइनस 2 का स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे अपन इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, खोलो चलो। तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का माइनस 2ab यानी तीनों का गुणा 2 से, 2 इंटू एक्स, 2x इंटू 2 4x, तो 4x और प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और प्लस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे ये क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0। तो ये क्या बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई। क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब देखो इसके कितने शून्य होंगे, इसको निकालने के लिए अपन जो द्विघाती समीकरण में विभक्तिकर होता है उसको अपन यहाँ पे मान रख के चेक करेंगे। अब देखो विभक्तिकर क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसके अगर इसका जो मान है अगर वो 0 के बराबर आया तो इसके 2 शून्य होंगे और दोनों बराबर होंगे, अगर वो पॉजिटिव आया तो इसके 2 शून्य होंगे, अगर वो नेगेटिव आया तो इसके कितने शून्य होंगे, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा पहले। चलो देखते हैं अपन बी स्क्वायर, तो बी का मान यानी कि जो एक्स का गुणांक है, देखो बी स्क्वायर यानी जो एक्स का गुणांक है उसका स्क्वायर। ये समीकरण को इस प्रकार से लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां से तुलना करेंगे अपन, तो एक्स का गुणांक है बी, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए का मान यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है और सी का मान जो कि सी है यहाँ पे 8, तो ये हो गया 8। तो देखो -4 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो यहाँ तो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 8 32 बराबर क्या आ गया, देखो माइनस का 16, प्लस के 16 में से माइनस का 32 आएगा, माइनस का 16 हो गया। अगर विभक्तिकर का मान नेगेटिव आ जाए तो यहां पे आते ही पहले क्या है, राजस्थान के जितने भी टीचर्स हैं 90% टीचर्स ने कह दिया कि इसके तो शून्य होंगे ही नहीं, और इसका आंसर क्या बता दिया भाई, 0 बता दिया। लेकिन गलत हो गया, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो इसके कितने शून्य होंगे, तब भी इसके 2 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। देखो कॉन्सेप्ट समझो, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर पॉजिटिव है तो 2 शून्य होंगे और दोनों शून्य जो है वो भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। दोनों शून्य कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। अगर 0 आ गया मान तो 2 शून्य होंगे, दोनों समान होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो शून्य 2 होंगे, दोनों भिन्न भिन्न होंगे और कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे,
काल्पनिक होंगे। जब इसके शून्य निकालेंगे अपन तो क्या होता है शून्य निकालने का बोलना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे देखो मान रखेंगे अपन, तो माइनस बी तो माइनस और बी का मान क्या है यहाँ पे -4, तो ये -4 प्लस माइनस देखो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है -16 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट -16 बटेवा 2। अब ये जो अंडर रूट -16 है ये गड़बड़ करके जाता है, क्योंकि अंडर रूट में जब नेगेटिव संख्या हो तो वो क्या हो जाता है काल्पनिक संख्या, और इसको क्या लिखते हैं अंडर रूट -1 का मतलब होता है आयोटा, आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 प्लस माइनस आयोटा, और 16 का अंडर रूट क्या होता है 4 बटेवा 2। 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस आयोटा 2 या 2 आयोटा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसके दो शून्य क्या हो गए, एक तो 2 प्लस 2 आयोटा और एक हो गया यहाँ पे 2 माइनस 2 आयोटा। तो इसके शून्य तो 2 होंगे, लेकिन दोनों कैसे हैं काल्पनिक है। इसलिए यहाँ पे अगर ये ऐसे पूछता कि इसके कितने वास्तविक शून्य होंगे तब तो आंसर आता 0, लेकिन कितने शून्य होंगे तो 2 शून्य होंगे। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, गलत नहीं करना है, ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, समीकरण युग में 3 की घात x प्लस वाई बराबर 81 और 81 की घात x माइनस वाई बराबर 3 का हल है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अपन घातों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है ये 3 की घात x प्लस वाई बराबर 81, तो 81 को भी अपन क्या करेंगे 3 की घात में लेके आएंगे। तो 3 की घात क्या लिखेगी 81 है, तो देखो 3 गुणा 3 9, फिर 3 से गुणा करेंगे 27, फिर 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 81, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की घात 4। अब हम जानते हैं कि अगर दोनों पक्षों में आधार समान है तो घातें भी बराबर होगी, यानी यहां से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ये एक समीकरण हो गई। सेम टू सेम अपन को इधर करना है। अब देखो 81 को, क्योंकि 3 की तो पहले कोई टेंशन नहीं है, वो तो बेचारी छोटी सी संख्या है। 81 को अपन घात में बदलेंगे तो क्या करेंगे, देखो 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4 की घात x माइनस वाई बराबर 3। अब देखो जब भी ऐसा हो कि a की घात m की होल पावर n हो तो घातें क्या हो जाती है गुणा हो जाती है, a की घात m इंटू n हो जाती है। तो यहां से 3 की घात 4 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगी बराबर 3। आधार समान है तो घातें बराबर होगी, तो इसे क्या लिख सकते हैं अपन, देखो 4x माइनस 4y, ठीक है, बराबर, सॉरी यहाँ पे घात तो 4 है लेकिन यहाँ पे कितनी घात है 1 है घात। अब देखो जब भी दो समीकरण आ गए अपने पास में xy और xy के रूप में, अब सबसे पहले तो अपन देखो ये देखेंगे कि चिन्ह जो है वो अपन जैसे यहाँ पे ये प्लस का y है ये माइनस का y है, तो इन दोनों को अगर अपन जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कब, जब इस समीकरण को अपन 4 से गुणा करेंगे ताकि ये 4y हो जाए। तो सबसे पहले तो जिस भी अपने को चर को काटना है उसका गुणांक बराबर करने के लिए पूरी समीकरण को गुणा कर दो। तो सबसे पहले तो इसको गुणा कर रहे हैं अपन 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 16। अब देखो ये माइनस का 4y और प्लस का 4y है, अगर चिन्ह विपरीत है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, 4x और 4x तो हो गया 8x, माइनस का 4y और प्लस का 4y बेचारे कट गए और बराबर 1 और 16 17 हो गया। तो x का मान कितना आ गया 17/8 आ गया। x का मान कितना आ गया 17/8 आ गया। देखो जब भी ऐसे समीकरण को सोल्व करना है तो एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दो या फिर मान रख दो। तो अपन यहाँ करते हैं मान रख देते हैं इस वाली समीकरण में। देखो x का मान रखना है तो x का मान तो गया 17/8 प्लस y बराबर 4। y का मान निकालना है तो y बराबर 4 माइनस 17/8, 8 चौक 32 माइनस 17/8। अच्छा 32 में से 17 जाएंगे कितने बचेंगे 15, तो 15/8। तो y का मान कितना आ गया 15/8 और x का मान क्या आ गया 17/8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें आंसर, ऑप्शन नंबर 4, x बराबर 17/8 और y बराबर 15/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ए बी सी का माध्य m हो तथा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 0, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य क्या होगा। देखो उसने क्या दे रखा है a b c का माध्य, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटेवा 3। माध्य बराबर क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जो कि कितना दे रखा है यहाँ पे m दे रखा है। दूसरा ये कह रहा है कि a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना दे रखा है 0 दे रखा है। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य, माध्य का मतलब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के योग का मान आ जाए तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो क्या करें अपन, देखो 3 को तो ले जाओ उधर, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया यहाँ पे 3m। अच्छा देखो यहां से अपन एक काम कर सकते हैं, क्योंकि अपने को स्क्वायर चाहिए तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अब अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या है a प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 और m का m स्क्वायर। अच्छा देखो यहां से इस बेचारे का मान कितना है, 0 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना है, 0। 2 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ये तो 0 हो गया पूरा, बराबर क्या आ गया 9m स्क्वायर। अब देखो अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे हुआ 3, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य निकालना है। तो क्या करें अपन, इसका मान अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 9m स्क्वायर बटे हुआ 3, 3 का भाग लगा दो, 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार और m स्क्वायर तो है ही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य एवं माध्यिका का अनुपात 2:3 है। देखो किन किन का दे रखा है, एक तो माध्य अनुपात माध्यिका, क्या दे रखा है अपने को 2:3 दे रखा है, और ये बोल रहे हैं कि इन्हीं आंकड़ों का बहुलक तथा माध्यिका का अनुपात क्या होगा। हमें किसका अनुपात निकालना है, बहुलक तथा माध्यिका का, बहुलक अनुपात माध्यिका। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड में जितनी भी बाहर आता है ये क्वेश्चन जरूर आता है। अब इसमें देखो हम जानते हैं कि माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है अपने पास में क्या, बहुलक माध्यिका और माध्य में संबंध। अब देखो अपन क्या करें, यहां से इनके मान रख देते हैं। यहाँ पे अपन चाहे तो 2 और 3 डायरेक्ट भी रख सकते हैं, नहीं तो 2x और 3x ले लो भाई। अनुपात अगर 2:3 है तो इनके मान क्या हो जाएंगे, 2x और 3x हो जाएंगे, मान लिया अपन ने। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू माध्यिका यानी 3x, तो ये 3x माइनस 2, और माध्य यानी कि 2x तो 2x। अच्छा 3 इंटू 3 9x माइनस 2 इंटू 2 4x, तो 9x में से 4x जाएगा तो 5x। यानी देखो अपना x का लेने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अपन चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट भी अपन ले सकते हैं कि 3 और 2 रख दे हुए मान, तो भी अपना काम हो जाएगा कि बहुलक कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अपने को क्या निकालना है, बहुलक और माध्यिका का अनुपात। तो बहुलक तो कितना है 5 है और माध्यिका कितनी है यहाँ पे 3 है, तो बहुलक और माध्यिका का अनुपात कितना आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। देखो एक शंकु दे रखा है अपने को, लंबवर्तीय शंकु, ये अपन ने शंकु बना लिया है। तो ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों के अंदर 10% की वृद्धि करनी है। देखो जब त्रिज्या और ऊंचाई दे नहीं रखी है और अपने को वृद्धि निकालना है, वृद्धि परसेंट ही करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, अपने हिसाब से अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं, ऊंचाई मान सकते हैं, त्रिज्या मान सकते हैं। तो अब देखो त्रिज्या और ऊंचाई जब अपने हिसाब से माननी है तो हमेशा ऐसी मानो कि अपने को कोई टेंशन नहीं रहे, ठीक है, और आसान हो मतलब कैलकुलेशन। तो अपन ये करते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है वो मान लेते हैं 10। अब ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई भी इसने ऐसे थोड़ी कहा कि बराबर नहीं है, तो अपन ऊंचाई भी क्या माने, अपन 10 ही मानेंगे, फालतू की टेंशन क्यों लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई और त्रिज्या है दोनों में आप कर दो 10% की वृद्धि, ठीक है। ऊंचाई और त्रिज्या दोनों में क्या कर देते हैं 10% की वृद्धि। इसको R1 H1 दे लेते हैं, ये हो जाएगा R2 और H2। अच्छा कितना आएगा, देखो 10 में 10% की वृद्धि करनी है, तो 10 के 10% की वृद्धि का मतलब 10 का क्या लेना है अपने को 110%, तो 110 बटेगा 100। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, यानी क्या आ गया 11 आ गया। या 10 का 10% 1 होता है, 10 और 1 कितना हो जाएगा, नई त्रिज्या और ऊंचाई 11 हो जाएगी। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। आयतन में वृद्धि निकालनी है तो अपन क्या करें, दोनों का आयतन निकाल लेते हैं।
क्योंकि वृद्धि निकालनी है तो पहले क्या करते हैं, बड़ा आयतन निकाल लेते हैं, फिर छोटा आयतन निकाल के घटा देंगे। तो आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब बड़े वाले का निकाले तो 1/3 पाई आर यहाँ पे कितना है, 11 है। R2 का जो मान है इसमें कितना है, 11, तो इंटू 11 इंटू 11 इंटू एच का मान कितना है यहाँ पे, 11 ही है, तो ये 11 हो गया। देखो यहाँ पे हो गया 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, 1331। पाई को पाई रहने दो और बटेवा 3, ऐसे कैसे रहने दो। ठीक है, अब इसका निकाल ले तो इसका क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू पाई, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इन 10 इंटू 10, तो 10 गुणा 10 इंटू एच का मान भी कितना है, 10 है, तो यह कितना आ गया, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000 इंटू पाई और बटेवा 3, ऐसे कैसे ही है। इनका मान मत रखो, ठीक है, क्योंकि अपन को वृद्धि निकालनी है। तो देखो दोनों में वृद्धि कितनी हो जाएगी, घटा दो, तो वृद्धि बराबर, जब 1331 में से देखो पाई बटा 3 तो दोनों ही जगह है, तो पाई बटा 3 तो बेचारा वैसे ही कॉमन आ जाएगा। 1331 में से 1000 जाएगा तो कितना हो गया, 331, तो ये कितना आ गया, 331 इंटू पाई बटेवा 3। अब देखो परसेंटेज में आंसर दिया हुआ तो प्रतिशत निकालो, तो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर, वृद्धि कितनी हुई है, 331 इंटू पाई बटेवा 3 बटेवा किस पे हुई है, 1000 पाई बटा 3 पे, भाई पहले ये थी उसके बाद वृद्धि हुई है, तो 1000 इंटू पाई बटेवा 3 पे, और परसेंट निकालना है तो गुणा 100, इसीलिए कैलकुलेशन नहीं की थी क्योंकि बेचारे पाई बटा 3 से तो पाई बटा 3 कट ही जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, 331 में 10 का भाग देना है, कितना आ जाएगा, 33.1%। तो कितनी वृद्धि हो जाएगी शंकु के आयतन में, 33.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 49 इंटू 33 इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 49 इंटू 33 इंटू 24 सेंटीमीटर क्यूब विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर। अब ठोस लोहे का टुकड़ा है तो यहाँ पे देखो जब भी विमा ऐसे दे रखी तो ये क्या हो जाएगी, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो गई, यानी ये क्या है, एक घनाभ है। अब अगर घनाभ को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है तो इस गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी। देखो जब भी किसी चीज को पिघलाकर अन्य वस्तु में बदल रहे हैं या फिर जब भी कन्वर्ट करते हैं, जैसे गड्ढा खोद रहे हैं अपन, एक चबूतरा बना रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा अपने को क्या लेना है, आयतन लेना है। क्या लेंगे अपन, हमेशा आयतन लेंगे। अब देखो आयतन में क्या क्या है, एक तो है इधर घनाभ, ठीक है, ये ठोस जो आकृति है, और दूसरी तरफ क्या बना रहे हैं अपन, ठोस गोला बना रहे हैं। घनाभ और गोला है, यानी कि यहाँ पे घनाभ का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, गोले के आयतन के। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मान रख दो बस यहाँ पे, L का मान है 49 इंटू बी का मान 33 इंटू एच का मान है 24 बराबर 4/3, पाई का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 22/7, और आर का मान ही तो निकालना है, यहाँ पे त्रिज्या निकालनी है अपने को, तो आर क्यूब। अच्छा देखो क्या करें अपन, सबसे बढ़िया चीज है कि या तो पहले जो कट रहे हैं उनको काट दो, और नहीं तो इधर एक पक्ष में ले आओ। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से सबको पहले एक पक्ष में ले आते हैं, तो 49 इंटू 33 इंटू 24 इंटू ये 3 इंटू ये 7 बटेवा ये 4 इंटू 22 बराबर आर क्यूब। बताओ आर क्यूब को इधर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। अब देखो यहां से जो कट रहा है उसको काटेंगे, 4 से ये 24 कटा 6 बार, यहां पे देखो 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, और 2 से 6 कटा 3 बार। और कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, क्योंकि इधर आर क्यूब है तो आर क्यूब से अपन को क्या लेना है, आर लेना है। तो देखो आर क्यूब से आर लिया तो क्या किया, घनमूल किया है, तो इधर भी क्या करेंगे अपन, घनमूल करेंगे। घनमूल करेंगे तो अपन क्या करें, हमेशा घनमूल करना, टुकड़े कर लो। 49 को क्या लिख सकते हैं अपन, 7 गुणा 7, तो 49 लिख दिया है, और ये 7 भी इसी के साथ लिख दो, तो ये 7 भी हो गया। अब क्या बचा, देखो ये 3 तो गुणा 3 इंटू ये 3 तो गुणा 3 इंटू ये 3 तो ये गुणा 3। जब भी घनमूल निकालना हो तो 3 3 की क्या करो, जोड़े बना लो। तो यहाँ पे हो गए 3 जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, घनमूल निकालना तो केवल एक बार लिखेंगे, इंटू 3 को भी लिखेंगे एक बार, यानी 7 3 21 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त
करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाना चाहिए। देखो ये 4 सेंटीमीटर लंबाई का घन है जिसकी लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी कितनी है 4 है। अब इसको अपन को काटना है और एक एक घन सेंटीमीटर का बनाना है तो क्या करेंगे अपन एक एक सेंटीमीटर के कट लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसको चौड़ाई के अकॉर्डिंग काट देते हैं। ये एक कट लगाया यहाँ पे 1, फिर ये दूसरा कट लगाया 2 और ये तीसरा लगा दिया अपन ने 3। देखो जब मैंने 3 कट लगाए हैं एक एक सेंटीमीटर के, टोटल 4 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, ये 1 सेंटीमीटर का, एक एक सेंटीमीटर के 4 टुकड़े हो गए। कब? जब मैंने 3 कट लगाए हैं। आगे देखो, अब यहाँ पे देखो अपन ने क्या किया है ऊंचाई के अकॉर्डिंग काट दिया इसको, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसको चौड़ाई से लंबाई से काट देते हैं। लंबाई से काटेंगे तो देखो कितने कट लगेंगे यहाँ पे, ये पहला कट और ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये दूसरा कट और ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और जैसे ही मैंने तीसरा कट लगाया तो ये भी 1 और ये भी 1, टोटल 4 सेंटीमीटर हो गए। कितने कट लगे हैं? देखो 3 कट लगे हैं लंबाई के अकॉर्डिंग। तो देखो अपने पास जो स्लाइड प्राप्त हुई है वो क्या है, अगर मैं इसको यहां से बढ़ाऊं आगे तो अपन को कौन सी मिल रही है, अभी ये वाली मिल रही है स्लाइड, ठीक है, ये मिल गया अपने को यहां से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपने पास में ये 1 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब ऊंचाई टोटल कितनी है 4 है, तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग भी 4 बार काटना पड़ेगा। काट दो, ऊंचाई के अकॉर्डिंग कटे काटे, ये काटा ये 1 हो गया, फिर ये काटा फिर ये 1 हो गया, फिर जैसे ही ये काटा ये भी 1 हो गया और ये अगला टुकड़ा भी 1 हो गया। तो टोटल 3 बार जब अपन ने काटा तो एक एक सेंटीमीटर के कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 और 4 हो गए। यानी देखो 1 सेंटीमीटर का घन, अब जितने भी टुकड़े हैं ये सारे किस में बदल गए, घनों में बदल गए। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला जो घन था उसको एक एक सेंटीमीटर के घनों में बदलने के लिए टोटल कितनी बार काटा है, लंबाई के अकॉर्डिंग 3 बार, चौड़ाई के अकॉर्डिंग 3 बार और ऊंचाई के अकॉर्डिंग 3 बार, यानी टोटल कितनी बार काटा है अपन ने, 9 बार काटा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के मैथ, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के जो कंप्लीट पेपर है उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।